Friends, this is Ashish Charles from C4U classes. Today we are going to discuss 7th part of photochemistry unit. इस यूनिट के हम लास्ट पार्ट में इसे हम आज समराइजिंगली भी इसको एक्सप्लेन करेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स को, और जो टॉपिक्स मुझे आज डिस्कस करना है, जिस टॉपिक के लिए आज वीडियो बनाई जा रही है उस टॉपिक पे बात करेंगे और मे बी आज ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इन सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग 4th वाला पार्ट ढूंढ रहे होंगे, मे बी अगर देख रहे हो तो कुछ ने मुझसे पूछा तो वो 4th पार्ट गलती से मिस हो चुका है, क्योंकि 4th पार्ट नहीं है, सीधे जो 5th पार्ट है वही 4th है, फिर 5th है, मतलब 4th वाला नहीं है, 5th है, फिर 6th है और ये 7th वाला है। 4th वाला नहीं है, कुछ मिस नहीं हुआ है आप लोगों का वीडियो, वो कंटिन्यूस में बस 4th पार्ट गायब है, बस ऐसे समझ लो। और आज मैं इस यूनिट की इसको समराइजिंगली मैं आपको बता दूं कि मैं इस पूरी यूनिट को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करा चुका हूं। चाहो तो अपना सिलेबस खोल करके देखो और कौन कौन से टॉपिक पे मैंने बात करी है और कौन सा टॉपिक मैंने छोड़ा है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ा है। नोट्स आई हैव प्रोवाइडेड यू ऑल, मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करा चुका हूं और जो नोट्स आपको सबको मिल गए होंगे। और इस यूनिट में मैंने कोई भी टॉपिक, सच में एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, सारे टॉपिक मैं कवर कर चुका हूं। अभी मैं बात करता हूं कि हमने इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। जनरल बहुत एक मिनट में मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और जिस टॉपिक पे मुझे आज डिस्कशन करना है उस पर बात करेंगे और आज इस यूनिट को स्वाहा करते हैं। तो आओ सीखें। सबसे पहले देखो, आपके पास ये है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, यहाँ पे भी मैंने लिखा है लास्ट वाले में, थर्मल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो मैंने बोला था शुरुआत में, 2 or more substances combine together and form a product, form a new substance. This process is called chemical reaction. और इस प्रोसेस में जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, और पार्टिसिपेट करने के बाद जो बन के आते हैं उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। ये तो सिंपल केमिकल रिएक्शन होती है। अगर आप उस रिएक्शन को थर्मल या हीट दे करके, टेम्परेचर दे करके, हीट दे करके वो प्रोसेस करवा रहे होते हो तो ऐसे रिएक्शंस को थर्मल रिएक्शंस कहते हैं। फोटोन या फोटो या लाइट या सनलाइट, यूवी विजिबल रेडिएशन दे करके ये सब कराते हो, कोई प्रोसेस होती है जैसे फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस होती है तो फोटोन की प्रेजेंस में होती है, तो ऐसी रिएक्शंस को फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो इन पे मैं सब कुछ पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, बस एक जनरल आइडिया दे रहा हूं। फिर हम बात करते हैं फोटोसेंसिटाइजर पर। मैंने ये बोला था कई बार क्या होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डायरेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और जब वो डायरेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदल पाते, क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइट होंगे और प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में हम कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, तो ये लाइट को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो हम कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंस मिलाते हैं इसमें जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइट होते हैं, अपनी एनर्जी रिएक्टेंट को ट्रांसफर करते हैं, फिर रिएक्टेंट एक्साइट होते हैं और प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। और जो ये आपके एक्स्ट्रा सब्सटेंस थे वो एक्साइट हुए, फिर अपनी ग्राउंड स्टेट पर वापस आ जाते हैं, एज इट इज वापस आ जाते हैं, एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, ऐसे समझ सकते हो। कैटलिस्ट तो नहीं होते लेकिन कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट को हम थर्मल रिएक्शंस में बात करते हैं। यहाँ पर हम उसी चीज़ को आप ऐसे समझो फोटोसेंसिटाइजर टर्म यूज़ करते हैं। फिर मैंने ये बोला था कि कई बार रिएक्टेंट एक्साइट हुआ लेकिन आपने कुछ मिलाया, इन्हें फोटोसेंसिटाइजर कह रहे थे, जो एक्टिवेट कर रहा था रिएक्शन को। फोटो एक्टिवेटेड कंपाउंड कह सकते हो आप इसे, सब्सटेंस कह सकते हो। रिएक्टेंट एक्साइट हुआ लाइट को एब्जॉर्ब करके, लेकिन कुछ सब्सटेंस ने इसकी एनर्जी को फिर से वापस खींच लिया और खुद एक्साइट हुआ और रिएक्टेंट को ग्राउंड स्टेट पे पहुंचा दिया। जब रिएक्टेंट ग्राउंड स्टेट में पहुंच गया तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदल पा रहा, तो ये जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस है वो इस रिएक्शन को डीएक्टिवेट कर रहा है, तो डीएक्टिवेशन करने वाले को क्विंचर कहते हैं या फोटो क्विंचर कहते हैं। फिर मैंने इसमें जेबलॉन्स की डायग्राम पढ़ाया था। जेबलॉन्स की डायग्राम में यूवी विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब करके, एब्जॉर्प्शन फिनोमिना के थ्रू इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे थे, एक्साइट हो रहे थे, बिना एनर्जी रिलीज किए, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके या यूवी विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके, एब्जॉर्प्शन आईएससी, फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, और ये आईएससी और आईसी में ये सारे टॉपिक्स वहाँ पे कवर कर चुका हूँ जेबलॉन्स के डायग्राम में, बहुत अच्छे से मैंने नोट्स भी भेजे हैं। आगे बात करते हैं लैम्बर्ट्स बियर लॉ पे। तो लैम्बर्ट्स बियर लॉ के लिए I = I0 e⁻⁻⁰ ये प्रूफ करवाया था 10 वाले रिस्पेक्ट में, 10 log 10 के बेसिस पर e⁻⁻∈ कराया था। हाँ, ये फॉर्मूला लिखाया था। फिर एप्सिलॉन और के की यूनिट भी मैंने एक्सप्लेन करवाई थी। हमने इसको बोला था द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विद द थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड कंसंट्रेशन। तो लैम्बर्ट्स और बियर्स लॉ को कंबाइन करके लैम्बर्ट बियर लॉ मैंने एक्सप्लेन करा दिया था, उसको डिराइव कराया था मैथमेटिकली, वो सब मैं करवा चुका था। वीडियो जाके देखो, सब मिल जाएगा, कोई भी टॉपिक नहीं छूटा होगा।
अब हम बात करेंगे क्वांटम यील्ड पे। इसके भी मैं फॉर्मूले वगैरह मैं आपको समझा चुका था, और ये दो लॉज हैं। जब कभी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं तो दो लॉज के बेसिस पे होती हैं। फोटो के ग्रोथस-ड्रैपर्स लॉ ये कहता है कि जब लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो हो सकता है आपने 100% इंटेंसिटी से दिया, इस मॉलिक्यूल ने 10% का एब्जॉर्प्शन किया, 90% ऐसी चली गई, चाहे वो स्कैटर हो गई या बाकी किसी कामों में भी खर्च हो सकती है। जो लाइट ये एब्जॉर्ब करता है उसी की वजह से फोटोकेमिकल चेंज आता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज मस्ट और नेसेसरी। तो यही ग्रोथस-ड्रैपर्स लॉ कहलाता है। सारी हो सकता है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब जो इसने किया उसकी वजह से लाइट इंटरेक्शन होता है, या हो सकता है लाइट को एब्जॉर्ब किया या लाइट को एब्जॉर्ब दी तो आपने बहुत सारी लाइट थी, लेकिन काफ़ी सारी लाइट स्कैटर्ड हो गई या ट्रांसमिट हो गई, या उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, या उसकी एनर्जी बढ़ गई, या उसकी हीट बढ़ गई, टेम्परेचर में चेंज आ गया, मतलब फोटोकेमिकल चेंज नहीं हो पाया। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट मस्ट होता है, और उसी के बेसिस पर ये ग्रोथस-ड्रैपर्स लॉ के मैंने कुछ 5-6 पॉइंट लिखवाए थे आपको। अब बात कर रहे हैं स्टॉक-आइंस्टीन लॉ पे। तो स्टॉक-आइंस्टीन लॉ वो भी यही बोलता है कि जब कभी भी एक मोल जो होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का 1 मोल लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी जो एनर्जी आती है वो आइंस्टीन ने बताई थी। आइंस्टीन लॉ कहते हैं, ये आपके प्लांक इक्वेशन से देते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला दिया जाता है E = h न्यू। आपको पता है प्लांक इक्वेशन E = h न्यू होता है। एनर्जी ऑफ लाइट रेडिएशन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला E = h न्यू से देते हैं, ये आप सबको पता है। जब मैं इसे यहाँ पे से लिख लेता हूँ आपको, एनर्जी ऑफ 1 आइंस्टीन भी कह सकते हैं। एनर्जी ऑफ 1 आइंस्टीन का मतलब कुछ नहीं है, एनर्जी निकाल रहे हैं आप एक मोल ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के, एक मोल जब एनर्जी निकालते हैं तो एनर्जी का फॉर्मूला दिया जाता है h न्यू से। आप इसे एनर्जी को E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके पास एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल एवोगाद्रो नंबर के बराबर होते हैं, तो आपके पास फॉर्मूला ये हो जाता है। इस फॉर्मूले को मैं आगे और बढ़ाऊँ तो E की वैल्यू Na 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल इसकी यूनिट वैल्यू होती है, पर मोल यूनिट होती है। H प्लांक कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड, ये इसकी यूनिट है H की। अर्ग इंटू सेकेंड वाली यूनिट में जूल में कुछ और होती है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊँ तो E = Na, H और न्यू इक्वल टू होता है C/λ। तो C स्पीड ऑफ लाइट है जिसे आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से देते हैं। बस आपको ये बात याद रखनी है कि स्पीड ऑफ लाइट को मीटर में ना लिख करके सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो ये जो मीटर लिखा है उसे आप सेंटीमीटर बनाएंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, तो 10⁻² सेंटीमीटर आएगा, जो कि ये 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी होती है, वो क्वेश्चन में जो भी दिया होगा लैम्डा, उस लैम्डा की वैल्यू जब आप निकालोगे तो लैम्डा की वैल्यू आप याद रखोगे कि आप सेंटीमीटर में कैलकुलेट करोगे। इस पे जब मैं लास्ट वीडियो में बात कर रहा था तो मैंने इसे मीटर में बोला है, लेकिन आपको याद रखना है कि इसे यहाँ पे सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना होता है। हमेशा इस बात को मेंशन कर लो, मैं इसे स्पेशली नोट में करके तुम्हें लिखवा देता हूँ। लैम्डा ऑलवेज कैलकुलेटेड इन सेंटीमीटर। लैम्डा को आप हमेशा सेंटीमीटर में निकालेंगे, चाहे वो किसी भी यूनिट में दिया होगा। इससे क्या होगा, ये भी सेंटीमीटर में लिखेंगे, यहाँ पे भी मीटर नहीं लिखेंगे, नहीं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आएगा, वैल्यू पर इफेक्ट पड़ता है। तो आप इसे सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे। जब आप इसे सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो आपके पास जो यूनिट आएगी इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये आंसर देता है 11.97 इंटू 10⁻7 अर्ग पर मोल। 11.97 इंटू 10⁻7 अर्ग पर मोल, और लैम्डा की वैल्यू जो सेंटीमीटर में लेनी है। आप लिखोगे नहीं यहाँ पे सेंटीमीटर, क्योंकि वो सेंटीमीटर कैंसिल हो चुका है। बस आपको याद रखना है कि लैम्डा को मीटर में नहीं कैलकुलेट करोगे, आप लैम्डा को सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे। इस बात का आपको याद रखना है। बस आपके पास ये फॉर्मूला हो गया। मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये आपके एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। आप कभी भी ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, आप चाहो तो वैल्यू लगा दो, पर उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको याद रखना है कि 11.97 इंटू 10⁻7 मोल अर्ग पर मोल, इसका आंसर आता है 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। अब 10⁻7 अर्ग की जगह आप 1 जूल लिख सकते हो, तो 1 जूल लिखोगे तो 11.97 जूल पर मोल इसकी यूनिट हो जाएगी। तो अगर आपके पास ये दो फॉर्मूले हो गए, आपके पास एक तो अर्ग पर मोल में अगर क्वेश्चन पूछा होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे,
जूल पर मोल में पूछा होगा या जूल में एनर्जी पूछी होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। और तीसरा, अगर आपको 1 जूल इक्वल टू होता है 4.18 कैलोरी, 18 कैलोरी, तो अगर आपके पास एक 4.18 कैलोरी, इसका मैं 1 जूल में 1/4.18 कैलोरी, ये यूनिट कन्वर्जन है। 1 जूल में इतनी कैलोरी होती है। तो अगर आप यहाँ पे जूल की जगह कैलोरी में पूछा होता तो आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता 11.97, और 1 जूल की जगह, 1 जूल की जगह क्या लिखोगे आप 1/4.18, और ये लैम्डा चल ही रहा है। ये जो यूनिट थी जूल पर मोल में वो कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसे जब आप डिवाइड करोगे तो फॉर्मूला बनेगा 2.86, डिवाइड कर लेना, 2.86 आएगा अपॉन लैम्डा कैलोरी पर मोल। तो आपके पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, 3 इक्वेशंस हो गई है। अगर आपको अर्ग पर मोल में पूछा होगा एनर्जी तो आप इस फॉर्मूले से देंगे। जूल पर मोल की यूनिट में क्वेश्चन पूछा होगा तो आप इस फॉर्मूले से देंगे। अगर आपके पास कैलोरी पर मोल में पूछा होगा तो इस फॉर्मूले से देंगे। तो आपके पास 3 फॉर्मूले हो गए। एनर्जी का फॉर्मूला, कभी भी आइंस्टीन की एनर्जी निकालनी होगी, 1 आइंस्टीन की एनर्जी निकालनी होगी तो एनर्जी निकालने का पहला फॉर्मूला E = 11.97 × 10⁻⁷ अर्ग पर मोल अपॉन लैम्डा, जो कि आप सेंटीमीटर में लिखोगे। दूसरा फॉर्मूला 11.97 अपॉन लैम्डा जूल पर मोल, जूल पर मोल में ये वाला फॉर्मूला E = 2.86 अपॉन लैम्डा, जो कि किस यूनिट में होगा आपके पास कैलोरी पर मोल में होगा। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए। मैं इस पे अभी मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। इतना मैंने आपको बता दिया था, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको वहाँ पे मीटर में ना लिख करके आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो बस इतना याद रखना है, बाकी आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है वो बताता हूँ। स्क्रीनशॉट लेकर के पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे रोक रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको 3 फॉर्मूले समराइजिंगली 1 2 3 करके यूनिट में बता चुका हूँ। आपको ये सेंटीमीटर लिखना नहीं है, बस आपको याद रखना है कि आपको लैम्डा सेंटीमीटर में लिखना है। आपके पास एनर्जी निकालने के 3 फॉर्मूले हैं, अर्ग पर मोल में, जूल पर मोल में, कैलोरी पर मोल में। इसको मैं पीछे एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ ये कहाँ से आते हैं। आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूले याद रखने हैं, नहीं तो NaHν पे वैल्यूज़ पुट करो और तब उसे सॉल्व करो। सॉल्व करने से अच्छा है आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। फॉर्मूला आप E = NaHν करके लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम, 330 नैनोमीटर, 400 माइक्रोमीटर। आपको क्या करना है, एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंस निकालना है, मतलब आपको एनर्जी निकालनी है। उस जो भी इलेक्ट्रॉन या फोटोन है, जो लाइट उस पर पड़ रही है और उसकी वजह से फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, तो वो कितनी रेडिएशन की दे रहा है। पहली लैम्डा 2000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा की वैल्यू ये 3 क्वेश्चंस हो गए आपके पास। अगर लैम्डा ये है तो आपको एनर्जी निकालनी है, लैम्डा ये है तो आपको एनर्जी निकालनी है, लैम्डा ये है तो आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है। और एनर्जी भी उसने 3 क्वेश्चन बना दिए, जूल पर मोल में कैलकुलेट करनी है, कैलोरी पर मोल में कैलकुलेट करनी है और अर्ग पर मोल में आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो आपको जब अलग अलग यूनिट में कैलकुलेट करनी है तो मैं इसे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। तो आप पहले तो आप ये देखो, आपको पता है जूल पर मोल में निकालनी है, तो आपके पास वो सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे 11.97 अपॉन लैम्डा, और ये जो आता है वो आता है जूल पर मोल में, क्योंकि आपको जूल पर मोल में आंसर चाहिए। आप आगे बढ़ाते हैं 11.97 अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है 2000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ जो लैम्डा है वो कितना दिया है पहले वाले क्वेश्चन के लिए 2000 एंगस्ट्रॉम। तो 2000 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है, एक एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम जो 2000 एंगस्ट्रॉम लिखना था वो आया 10⁻⁻10 मीटर। लेकिन आपको पता है कि आपको इसे सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1 मीटर को आप फिर से क्या कर लोगे 10⁻² सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वो कर लिया। जो सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है सेंटीमीटर, जब मैं इक्वेशन फॉर्मूला बना रहा था आपको याद रखना था कि आप इसको इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, वो आप कर चुके हो। और यूनिट जो है वो जूल पर मोल में चलेगी। अब बस आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। 11.97 अपॉन 2 कर लो, 10⁻³ है, 10⁻³ ये बनेगा 10⁻³ 10⁻², 5 और 10⁻⁻5 जो ऊपर जा करके 10⁻5 बन जाएगा। अब आपको 11 इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद आपका ये जो आंसर आएगा वो आता है 5.95। तो 5.95 × 10⁻5, और जो कि आपका आंसर आ जाएगा जूल पर मोल में। तो होप आपको ये समझ आया होगा। पहला वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप कर चुके हो। सेकंड वाले क्वेश्चन में जा रहे हैं।
आपको देखो कौन सी वाली यूनिट में चाहिए, कैलोरी पर मोल, तो कैलोरी पर मोल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है 2.86 अपॉन लैम्डा कैलोरी पर मोल। आपको याद है, पता होगा कि आपको जब लैम्डा लिखना होता है तो लैम्डा को आपको सेंटीमीटर में निकालना होता है, जबकि लैम्डा आपको काई में दिया हुआ है नैनोमीटर में। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि लैम्डा की जो वैल्यू है वो कितनी दे रही है आपको 300 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 नैनोमीटर में होते हैं 10⁻⁹ नैनो का मतलब 9 से याद रख सकते हो, 10⁻⁹ मीटर, लेकिन आपको मीटर में भी नहीं चाहिए सेंटीमीटर में। तो इस 1 मीटर को फिर से सेंटीमीटर में बदलेंगे जो कि 10⁻² सेंटीमीटर आएगा। सॉल्व करोगे तो 330 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा। मैं इसे आगे यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेता हूँ सेकेंड, इसे फर्स्ट पढ़ लेता हूँ। फर्स्ट और सेकेंड से लैम्डा की वैल्यू लगाओगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 2.86 अपॉन लैम्डा की वैल्यू सेंटीमीटर में कैलकुलेट लगानी थी आपको 330 इंटू 10⁻⁷। सेंटीमीटर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप पहले ही बैलेंस हो चुका है। और इसे डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे, 10 की पावर ऊपर जाएगा तो 10⁻7 बन जाएगा, ये ऊपर जाके 10⁻7 बन जाएगा। 2.86 से 330 को डिवाइड करोगे, कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद 8.6 इंटू 10⁻4 कैलोरी पर मोल आएगा। ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन तो बता चुका हूँ। तीसरे क्वेश्चन थर्ड पार्ट में हम जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में आगे जाते हैं। थर्ड पार्ट में आपको ये 400 माइक्रोमीटर दिया है। तो इस थर्ड पार्ट में जो ये, मैं इसको लैम्डा को पहले सेंटीमीटर में बदलूँ, माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर में होते हैं 10⁻�6 मीटर। फिर मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 10⁻�6 1 मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आएगा 400 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। और आगे बढ़ाओगे तो 4 10⁻2 ये भी 10⁻2 10⁻2 ये 10⁻⁴ 10⁻2 सेंटीमीटर आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू सेंटीमीटर में आपने निकाल दी। आप फॉर्मूला लगा दो। किस यूनिट में कैलकुलेट करना था आपको, अर्ग पर मोल। तो अर्ग पर मोल वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, पहला वाला। तो 11.97 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी आई 4 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में आ गई। और बाकी ये यूनिट इंटू 10⁻7 भी चलता है, इंटू 10⁻7 अर्ग पर मोल। तो आपको इसे सॉल्व करना है। 10⁻2 पर जाएगा, 10⁻9 बन जाएगा। 4 से आप इसे डिवाइड कर लेना 11.97 को। तो 11.97 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 2.97 इसका आंसर आएगा। 2.97 इंटू 10 की पावर कितना बैलेंस हो रहा था, ऊपर जाकर 7 तो ये था ही, -2 पर जाएगा तो 10⁹ अर्ग पर मोल। तो मैं आपको इसके 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट से और बहुत स्पेशल से, बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि आप उसमें पूरा Na, H और C अपॉन लैम्डा सबकी वैल्यूज़ लगाते तो ये कैलकुलेशंस बहुत बड़ी हो जाती। बहुत सिंपल बना दिया मैंने इसे 3 फॉर्मूले में, और उससे भी बहुत सिंपल कर लिया है। तो होप आपको ये समझ आ रहा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन पे मैं आज और बात करूँगा, उसके बाद क्वांटम यील्ड की डेफिनेशन तो मैं तुम्हें समझा ही चुका था आप लोगों को। अब मैं क्वांटम यील्ड पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद मैं इस वीडियो को एंड कर दूंगा और हमारे सारे के सारे टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो होप आपको समझ तो आ रहा होगा। अपना साथ बनाए रखें, लाइक शेयर कमेंट करते रहा करें, कोई रिस्पांस आप लोगों का इतना मिलता नहीं है। नेक्स्ट मैं फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझाता हूँ क्वांटम यील्ड पे। मैंने आपको बोला था एक इस टॉपिक पे बात करूँगा और एक इस टॉपिक से न्यूमेरिकल पे बात करूँगा, वो मैं कर चुका हूँ। एक ये लास्ट टॉपिक ये बचा हुआ था क्वांटम यील्ड पे। तो मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था फाई क्या कहते हैं। आपने कितनी क्वांटा दी, नंबर ऑफ क्वांटा यूज्ड, कितनी एनर्जी यूवी विजिबल रेडिएशन आपने उसे दी, क्वांटा यूज्ड, और उसकी वजह से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिकम्पोज, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिकम्पोज हुए प्रोडक्ट में, या कितने प्रोडक्ट फॉर्म हुए, डिकम्पोज हुए रिएक्टेंट और कितने प्रोडक्ट फॉर्म हुए। ये मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में भी फॉर्मूला हो सकता था, मोल्स के रिस्पेक्ट में भी फॉर्मूला हो सकता था, और रेट के रिस्पेक्ट में भी, कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के रेट में कितना चेंज आया। जितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जल्दी से ख़त्म होगा उतनी जल्दी से प्रोडक्ट बनेंगे और रेट फास्ट हो जाएगा। तो रेट के रिस्पेक्ट में भी कर सकते थे। अभी एक क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, उसमें हमें मोल्स वाला फॉर्मूला लगाना है, मॉलिक्यूल वाला लगाना है या रेट वाला लगाना है, वो क्वेश्चन को पढ़ के समझ आएगा।
पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं इस क्वांटम यील्ड वाले टॉपिक को पहले पीछे वाली वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ। आप पहले उसकी डेफिनेशन, अभी जो मैंने रेशियो बोला बस वही उसकी क्वांटम यील्ड हो जाती है। इस क्वांटम यील्ड पे मैंने 3 वैल्यूज भी बताई थी। फाई की वैल्यू 1 आना, 1 से छोटा आना, 1 से बड़ा आना, हाई क्वांटम यील्ड, लो क्वांटम यील्ड और आइंस्टीन लॉ को फॉलो करना। तो ये 3 कंडीशंस मैंने वहाँ पे आपको समझाई हुई है। उसके रीजंस नोट्स में तो मैंने वो भी दिया है। और आगे मैं बात कर रहा हूँ इस पे क्वेश्चन पे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे वापस आते हैं। तो आप क्वेश्चन पढ़ो। रेडिएशन ऑफ 2500 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ वाज अलाउड टू पास थ्रू अ सैंपल सेल। सेल का मतलब वहाँ पे सेल से नहीं है, गैल्वेनिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से नहीं है, सेल का मतलब सिस्टम से है। जिस सिस्टम में सैंपल रखा हुआ है उस सैंपल में आप 2500 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ लाइट डाल रहे हो, जिसमें 10 ml का सॉल्यूशन है, विच वॉज इतनी 0.05 मोलर कंसंट्रेशन के साथ ऑक्जेलिक एसिड है और 0.01 मोलरिटी इन यूरेनिल सल्फेट है। यूरेनिल सल्फेट में आपने क्या मिलाया है? ऑक्जेलिक एसिड मिला रखा है। तो आपके पास एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें सॉल्यूशन 10 ml का है। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ 80 जूल, उसके बाद उस सॉल्यूशन में 80 जूल की रेडिएशन डाली जाती है, 80 जूल की रेडिएशन एनर्जी उसे दी जाती है। तो तब क्या होता है? द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड वाज रिड्यूस्ड टू 0.04 मोलरिटी कंसंट्रेशन। जो उसकी टेस्ट है, ऑक्जेलिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो 0.04 कम हो जाता है। कम हो जाता है, फिर क्या होता है आगे? कैलकुलेट क्या करना है? क्वांटम एफिशिएंसी, क्वांटम यील्ड फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। फोटोकेमिकल डिसोसिएशन जो ऑक्जेलिक एसिड में हुआ है उसके लिए आपको क्वांटम यील्ड कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो आपको ये समझ नहीं आया होगा क्या मैं बात कर रहा हूँ, अभी समझ आएगा। देखो ध्यान से समझना। आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी जो अमाउंट है वो 10 ml का सॉल्यूशन है। उस 10 ml में वो बोल रहा है एक तो ऑक्जेलिक एसिड है और एक यूरेनिल सल्फेट है। एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। आपने दोनों को मिलाया, तो मिलाने के बाद आपको पता है कि आपका क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का मतलब आंसर से है, इसे सॉल्व करने से, और ये वाले सॉल्यूशन का मतलब इनके सॉल्यूशन से है। तो पहले वाला जो ऑक्जेलिक एसिड है उसका कंसंट्रेशन तो इतना है, और उस यूरेनिल सल्फेट सॉल्वेंट में जब आपने इसे मिलाया जो सॉल्यूशन बना रहा है तो उसका कंसंट्रेशन इतना है। आपने इसमें 2500 एंगस्ट्रॉम की क्या दे रहे थे? रेडिएशन दे रहे थे। तो रेडिएशन देने के बाद इस सॉल्यूशन में रेडिएशन दोगे तो कुछ चेंजेस आएगा, फोटोकेमिकल चेंज आ रहा होगा, डिसोसिएशन, एसोसिएशन, जो कुछ भी हो रहा है वो क्वेश्चन उस बात को बता रहा है। वो कह रहा है आपने इन दोनों चीज़ों को मिलाया, सॉल्यूशन बनाया और उसमें 80 जूल की लाइट दी। तो इस सॉल्यूशन ने उस 80 जूल की लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्प्शन करने के बाद वो ये कह रहा है कि ऑक्जेलिक एसिड का जो कंसंट्रेशन इतना था वो बाद में इतना कंसंट्रेशन रह जाता है। आप गौर करोगे तो 0.05 से 0.04 कंसंट्रेशन हो जा रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है शॉर्ट में कि 0.01 मोलरिटी कंसंट्रेशन क्या हो जा रही है? डिक्रीज कर जा रही है ऑक्जेलिक एसिड की। तो ऑक्जेलिक एसिड इतना डिकम्पोज कर जा रहा है। अब जब इतना डिकम्पोज कर जा रहा है तो कितने मोल्स डिकम्पोज हुए वो, और नंबर ऑफ आइंस्टीन यूज, ये फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने। मोल्स के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है तो मैंने मोल्स वाला फॉर्मूला लगाया। मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में पूछता तो यहाँ मॉलिक्यूल कह देता, रेट के रिस्पेक्ट में पूछता तो यहाँ रेट कह देता। फिलहाल ये मोल्स के रिस्पेक्ट में पीछे जाके वीडियो देख लेना, क्वांटम यील्ड वाली, मैंने 3 फॉर्मूले लिखवाए थे। तो आपको ये तो समझ आ रहा है इतनी मोलर के साथ चेंज आ रहा है, पर आपको यहाँ पे मोल्स चाहिए। मोलर नहीं चाहिए, मोल पर लीटर नहीं चाहिए, मोल्स चाहिए। वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे बड़ी आसानी से। उसको देखते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं कितनी एनर्जी लगी। तो नंबर ऑफ आइंस्टीन यूज्ड, तो मैं यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कितने आइंस्टीन लगे वो बता रहा हूँ। नंबर ऑफ आइंस्टीन यूज का फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हुई अपॉन में नंबर ऑफ 1 आइंस्टीन। 1 आइंस्टीन की एनर्जी कितनी है? तो 1 आइंस्टीन की एनर्जी, सबसे पहले तो नंबर ऑफ 1 आइंस्टीन निकालते हैं। तो 1 आइंस्टीन E इज इक्वल टू, फॉर्मूला निकाला जाता है, आप जूल पर मोल में निकाल सकते हो, अर्ग पर मोल में निकाल सकते हो, और आप उसे कैलोरी पर मोल में कैलकुलेट कर सकते हो, जैसा हमने पीछे भी आपको 3 फॉर्मूले, इससे भी पहले हमने कुछ 3 फॉर्मूले लेकर के एनर्जी को निकालना सिखाया था, 1 आइंस्टीन को निकालना सिखाया था। जो कि फॉर्मूला क्या था आपके पास? चलो मैं अर्ग जूल पर मोल में निकाल रहा हूँ, तो फॉर्मूला था 11.97 अपॉन लैम्डा जूल पर मोल में। अर्ग में 10⁻⁷ भी था, तो जूल पर मोल में निकाला। आपको याद है कि लैम्डा आपको सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना होता है, तो 11.97 अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितना बोल रहा था वो? 2500 एंगस्ट्रॉम।
तो 2500 एंगस्ट्रॉम है, और आपको इसे सेंटीमीटर में बदलना है तो एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर, और सेंटीमीटर में बदलोगे तो 10⁻8 आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 4.8 इंटू 10⁻5, 4.8 इंटू 10⁻5, जो वो भी किस यूनिट में आएगा, जूल पर मोल में आ जाएगा। तो आपके पास ये 1 आइंस्टीन की एनर्जी ही निकली है अभी। फिर आपको टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था वो, 80 जूल। तो आपके पास नंबर ऑफ आइंस्टीन यूज़ जब आप कैलकुलेट करोगे, टोटल आइंस्टीन यूज़ क्या था, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन में एनर्जी ऑफ 1 आइंस्टीन, जो कि 4.8 इंटू 10⁻5 जूल पर मोल आया है निकल के। आप टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब जो आई थी वो आई थी 80 जूल, और यहाँ पे 4.8 इंटू 10⁻5 जूल पर मोल, जूल से जूल कट जाएगा, जो भी कुछ आएगा वो आपका मोल में आ जाएगा। तो इतनी मोल एनर्जी लगी, मोल में आपने कैलकुलेट कर लिया, उसे डिवाइड करेंगे तो एनर्जी ऑफ 16.8 सॉल्व करके आ रहा है 16.8 इंटू 10⁻5 मोल, इतनी एनर्जी लगी। तो आपके पास इस फॉर्मूले में ये वाली वैल्यूज़ मिल गई आपको, तो जो कि कितनी आई, 16.8 इंटू 10⁻5 मोल आई। अब जब आप इतना कैलकुलेट कर चुके हो, मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे आपको बता देता हूँ इसके बाद की कहानी। होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत सिंपल वे में इसे समझाया जा रहा है। यहाँ समझ नहीं आया तो कहीं समझ नहीं आने वाला ये, तो ध्यान से सुनते रहें, बने रहें। तो ये आपके पास ये वाली बात तो आ गई। अब आपको मोल्स निकालने हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने थे आपको। तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आप ध्यान दो तो कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ था, 0.01 मोलैरिटी का कंसंट्रेशन चेंज हुआ था वहाँ से उस रिएक्शन में। इसका कंसंट्रेशन में, इसके कंसंट्रेशन में आते आते 0.01 मोल पर लीटर चेंज हुआ था। अब जब 0.01 मोल पर लीटर हुआ था तो इस कैपिटल M का मतलब होता है मोल पर लीटर। तो अगर मैं इसे एक बात बोलूं तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि 1 लीटर में 0.01 मोल है ऑक्जेलिक एसिड के। तो 1 लीटर में इतने हैं, तो 1000 लीटर में कितने होंगे, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 1000 ml में 0.01 मोल होंगे। बात तो वही है, 1 लीटर बोलो चाहे 1000 ml, तो 1 ml में कितने मोल होंगे, 0.01, और 1000 से मैंने डिवाइड कर लिया, 1000 से डिवाइड करूँगा तो 10⁻³ मोल आ जाएगा। या फिर आप 1 ml में अगर आप बोलो तो 0.01 इंटू 10⁻³ मोल्स आ जाएंगे। ये तो इतने मोल आए आपको, ये तो 1 ml में आए। आपके पास जो क्वेश्चन था वो 10 ml के लिए था, ये लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन जब 10 ml के लिए था तो 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 10 ml में कितने मोल्स होंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 0.1 हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, इंटू 10⁻³ मोल्स। तो इतने मोल डिकम्पोज हुए। वो बोल रहा था 10 ml मोल्स डिकम्पोज हुए या इतनी कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, तो इतनी कंसंट्रेशन का मतलब 10 ml के सॉल्यूशन में इतने मोल्स डिकम्पोज हुए हैं। तो इतने मोल्स डिकम्पोज हुए हैं, तो ये हो गया। आप इस इक्वेशन को, कुछ इक्वेशन फर्स्ट पढ़ लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हम यहाँ पर फाई का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कितने मोल डिकम्पोज हुए हैं, वो ये हैं 0.1 इंटू 10⁻³ मोल्स अपॉन में कितनी आइंस्टीन यूज़ हुई थी, ये आपके पास आ गया था सॉल्व करके 16.8 इंटू 10⁻5 मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, 5 क्योंकि रेशियो है, कोई यूनिट नहीं आएगी। सॉल्व कर लेंगे, जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा 10⁻⁴ अपॉन ये जो भी सॉल्व करके आएगा, ये ऑलमोस्ट 0.6 आ जाएगा, जो भी इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। आप इसे ध्यान से देखो तो ये 1 से छोटा है और